हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। तो अपनी बनावट के लिहाज से हम सेंटेंसेस की जिस टाइप या किस्म के मुतालिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर वन मेन आइडिया प्लस वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज। और एक मेन आइडिया क्या होता है? एक मेन आइडिया दरअसल कहते हैं एक पूरी बात को, यानी ये होता है एक सिंपल सेंटेंस। और एक सिंपल सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की मदद से। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को, और प्रेडिकेट होता है उसके मुतालिक कोई खबर या इत्तला। और प्रेडिकेट वाले हिस्से के अंदर एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड जिसे किसी अमल के मुतालिक पता चले वो भी मौजूद होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर बनाते हैं एक सिंपल सेंटेंस, और एक सिंपल सेंटेंस पेश करता है एक मेन आइडिया या एक मुकम्मल या पूरी बात। और जब एक सिंपल सेंटेंस किसी एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है तो तब ये कहलाया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर मौजूद होता है, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है एक डिपेंडेंट आइडिया। अब समझते हैं कि वो क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि ये आइडिया या फिर जुमले का ये हिस्सा डिपेंड करता है मेन आइडिया के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसे समझने के लिए इसके साथ मेन आइडिया का मौजूद होना ज़रूरी है। यानी अगर डिपेंडेंट आइडिया को जुमले से निकालकर अलग से लिखा जाए तो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिहाजा एक डिपेंडेंट आइडिया को हमेशा जुमलों के अंदर मेन आइडिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये भी एक आइडिया होता है, यानी एक किस्म का छोटा सा सेंटेंस या जुमला होता है, तो इसलिए इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद होता है। तो इस तरह से ये भी एक बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटा सा जुमला होता है। और जैसा कि बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटे जुमले को क्लॉज कहा जाता है, लिहाजा ये भी एक किस्म का क्लॉज होता है। लेकिन चूंकि ये मेन आइडिया पर डिपेंड कर रहा होता है, लिहाजा इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है और उसके अलावा एक डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद होता है। और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हो सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन आइडिया और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़ मौजूद होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। I greet my mother before I go to school। यानी मैं अपनी अम्मी को सलाम करती हूँ स्कूल जाने से पहले। सबसे पहले देखते हैं इस जुमले के पहले हिस्से को, I greet my mother। जुमले के इस हिस्से में लफ्ज़ I जो है ये क्या है? ये है इसका सब्जेक्ट, यानी इसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा है। और greet my mother के अल्फाज जो हैं ये क्या है? ये है इसके मुतालिक, सब्जेक्ट के मुतालिक एक खबर। तो इस तरह से ये अल्फाज जुमले के इस हिस्से का प्रेडिकेट कहलाए जाएंगे, जिसके अंदर एक वर्ब भी मौजूद है और ये है लफ्ज़ ग्रीट। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या पेश कर रहे हैं? एक मेन आइडिया। और इसे हम मेन आइडिया इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक मुकम्मल और पूरी बात है, और इसे अगर इस जुमले से अलग करके भी देखा जाए तो तब भी इसकी सेंस बनेगी, यानी तभी ये एक मुकम्मल जुमला होगा। आई ग्रीट माई मदर, यानी मैं अपनी मदर को या अपनी वालिदा को सलाम करती हूँ। तो ये एक मुकम्मल आइडिया है और ये इस जुमले का मेन आइडिया भी है। तो इस तरह से हम इस जुमले के इस हिस्से को क्या कहेंगे? ये कहलाया जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जुमले का वो हिस्सा जिसे किसी मदद या सहारे की ज़रूरत नहीं है और जुमले के बाकी के हिस्से को पढ़े बगैर भी इसकी समझ आ जाती है।
अब देखते हैं जुमले के दूसरे हिस्से को, बिफोर आई गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले। तो अगर इस बात को जुमले से अलग करके देखा जाए, स्कूल जाने से पहले, तो क्या ये एक मुकम्मल आइडिया है? जी नहीं। अगर आप ये बात किसी दूसरे शख्स को कहें कि स्कूल जाने से पहले, तो यकीनन वो आपसे पूछेंगे कि उससे पहले आप क्या करते हैं। तो इस तरह से जुमले के इस दूसरे हिस्से को जब पहले हिस्से के साथ शामिल किया जाता है, तब जाकर इसकी पूरी समझ आती है। आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाने से पहले अपनी अम्मी को सलाम करती हूँ। तो अब बात समझ में आ जाती है कि स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं या क्या किया जाता है। तो इस तरह से जुमले का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये पहले हिस्से पर डिपेंड करता है, लिहाजा ये क्या कहलाया जाएगा? ये हिस्सा एक डिपेंडेंट हिस्सा है। और अब देखते हैं कि ये किस किस्म का हिस्सा है। इसके अंदर क्या एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है? जी हाँ, लफ्ज़ आई जो है यहाँ है जुमले के इस हिस्से का सब्जेक्ट, जबकि गो टू स्कूल के अल्फाज जो हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक प्रेडिकेट, जो कि एक किस्म की खबर या इतला होती है जो कि सब्जेक्ट के मुतालिक दी जाती है। आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जाती हूँ। तो इस तरह से ये एक किस्म का छोटा सा जुमला भी है। बड़े जुमले के अंदर जब एक छोटा सा जुमला मौजूद होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये होता है क्लॉज। और क्योंकि ये क्लॉज मेन क्लॉज पे या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा अब इसका नाम हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से जब एक जुमले के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? इस किस्म के जुमले को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। अब यहाँ एक और अहम बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान इस जुमले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो है लफ्ज़ बिफोर। ये लफ्ज़ जुमले के इन दोनों हिस्सों को आपस में ज्वाइन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो इस किस्म के अल्फाज जो कि जुमलों एक बड़े जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं कहलाए जाते हैं कंजंक्शंस। जब किसी कंजंक्शन का एक डिपेंडेंट क्लॉज से पहले इस्तेमाल किया जाता है तो उसका एक ख़ास नाम होता है। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मातहत, यानी जो कि किसी दूसरे शख्स के नीचे काम कर रहा हो। जैसे कि जुमले का ये दूसरा हिस्सा जो है ये पहले हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है। लिहाजा इसके शुरू में इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। तो इस तरह से अब हम ये बात भी समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो अभी हमने जिस एग्जाम्पल को स्टडी किया था, इसी एग्जाम्पल को एक और अंदाज से भी कहा जा सकता है। पहली एग्जाम्पल थी आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल। इसी बात को दूसरे अंदाज में किस तरह कहा गया है? बिफोर आई गो टू स्कूल आई ग्रीट माई मदर। तो क्या आप इस पहली एग्जाम्पल और इस दूसरी एग्जाम्पल के अंदर कोई फ़र्क देख सकते हैं? पहला तो फ़र्क ये है कि जुमले के दूसरे हिस्से को शुरू में इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा फ़र्क क्या है? अब इन दोनों हिस्सों के दरमियान कॉमा के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि पिछले जुमले में नहीं किया गया था। तो इसकी वजह यह है कि इस दूसरी एग्जाम्पल के अंदर जुमले के उस हिस्से को सबसे पहले लिखा गया है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी किसी जुमले के शुरू में डिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ख़त्म होने के बाद यानी उसके आखिर में कॉमा के निशान का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद है, और इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इस जुमले को डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू किया जा रहा है। कॉमा के निशान की मौजूदगी से इस बात का भी पता चलता है कि जब इस जुमले को बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा तो कॉमा के निशान पर थोड़ी देर के लिए ठहरा जाएगा। और से सुनिए, बिफोर आई गो टू स्कूल
I greet my mother. तो इस तरह से बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है. लेकिन पहली एग्जाम्पल के मुताबिक अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आ रहा हो तो फिर ऐसे जुमले के अंदर कॉमा के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब इस किस्म के जुमले के दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद होता है, जो कि जुमले के दोनों हिस्सों के दरमियान एक रब्त या लिंक पैदा करता है और इसकी मदद से बात आसानी से समझ आ जाती है और कॉमा का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक और एग्जाम्पल. आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई टेक रेस्ट टू गेट फ्रेश. यानी जब मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ तो मैं आराम करता हूँ ताज़ा होने के लिए या फिर ताज़ा दम होने के लिए. तो इस जुमले में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है एक डिपेंडेंट क्लॉज. इसके बाद इसीलिए यहाँ एक कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया गया है. इसके बाद आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज और आखिर में फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है. तो इस तरह से अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से ये जुमला भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस. जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन आइडिया और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़ हो सकते हैं. तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन आइडिया एंड वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज़. यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन या अहम या फिर ख़ास आइडिया होता है और उसके अलावा उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़ भी हो सकते हैं. यानी ऐसे ख्यालात या ऐसी बात जो कि पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होती और उसे मेन आइडिया के साथ मिलाकर ही पूरी तरह से समझा जा सकता है. तो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इससे पहले हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मुतालिक पढ़ चुके हैं. तो इस किस्म का सेंटेंस जो है या जुमला, उसके अंदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों ही मौजूद होते हैं. यानी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं टू मेन आइडियाज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज. मेन आइडिया कहते हैं एक मुकम्मल ख्याल को या एक पूरी बात को, जबकि डिपेंडेंट आइडिया एक ऐसी बात होती है जिसे मेन आइडिया के साथ मिलाकर ही पूरी तरह से समझा जा सकता है. यानी अगर इसे अलग से देखा जाए तो बात समझ में नहीं आती. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जुमले के जिस हिस्से में मेन आइडिया मौजूद होता है उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है. एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होते हैं. तो इस तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का मौजूद होना ज़रूरी है, या फिर ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाएंगी. यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज जब एक साथ एक जुमले में मौजूद हों तो उस किस्म के जुमले को क्या कहेंगे? ये कहलाया जाएगा एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. द मैच वॉज लॉन्ग बट वी वॉन इट विच मेड अस हैप्पी. यानी मैच लंबा था लेकिन हम उसे जीत गए जिसकी वजह से हम खुश हुए. तो इस जुमले में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, उसके बाद आ रहा है एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबसे आखिर में इस्तेमाल किया गया है एक डिपेंडेंट क्लॉज को. इंडिपेंडेंट क्लॉज जुमले का वो हिस्सा होता है जिसे अगर जुमले से अलग करके भी लिख दिया जाए तो ये एक मुकम्मल और पूरी बात होती है और इसे पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाती है. जबकि एक डिपेंडेंट क्लॉज को जुमले से अलग करके पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता और इसे समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद की ज़रूरत होती है. जैसे कि इस जुमले में अगर हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को यानी विच मेड अस हैप्पी अलग करके देखें तो इसका मतलब हुआ जिसकी वजह से हमें खुशी हुई. तो अगर इस बात को आप किसी से कहते हैं तो वो यकीनन आपसे पूछेंगे कि आपको किस बात से खुशी हुई. तो ये एक आधी बात है, यानी ये मुकम्मल जुमला नहीं है.
लेकिन जब इस हिस्से को इस पूरे जुमले के अंदर शामिल करते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है कि मैच तवील था या लंबा था, लेकिन हम उसे जीत गए, जिसकी वजह से हमें खुशी हुई। अब देखते हैं जुमले के शुरू के हिस्से को। इसमें आ रहा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, द मैच वॉज लॉन्ग। अगर इस बात को अलग से भी लिखा जाए, द मैच वॉज लॉन्ग यानी मैच लंबा था, तो पूरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस जुमले के अंदर इसके ख़त्म होने के बाद एक कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आ रहा है लफ्ज़ बट, जो कि एक कंजंक्शन है जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वी वांटेड के जो अल्फाज हैं ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो में सीखा था कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ लिखा जाता है तो उनके दरमियान में एक कॉमा और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होते हैं, और इसके अलावा उसके दरमियान कॉमा के निशान और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो मेन आइडियाज़ को आपस में मिलाते हैं एक जुमले के अंदर। तो इस तरह से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इट इज़ डार्क बट वी शैल ट्रेवल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी अंधेरा हो चुका है लेकिन हम सफ़र करेंगे अगरचे ये मुश्किल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ डार्क यानी अंधेरा है, ये एक मुकम्मल ख्याल है। एक तरह से ये इस जुमले के अंदर मौजूद एक छोटा और मुकम्मल जुमला है, लिहाजा इसके अंदर हम कहेंगे एक मेन आइडिया मौजूद है। और इस तरह से ये क्या कहलाया जाएगा, ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इस जुमले का दूसरा मेन आइडिया, और इसे भी इस जुमले के बगैर भी समझा जा सकता है, लिहाजा ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि इस जुमले का ये जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है दो इट इज़ डिफ़िकल्ट यानी अगरचे ये मुश्किल है, ये बात एक मुकम्मल ख्याल नहीं है, बल्कि इसे हम कहेंगे ये है एक डिपेंडेंट आइडिया। इस डिपेंडेंट आइडिया को मेन आइडियाज़ की मदद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना ही कहें कि अगरचे ये मुश्किल है तो सुनने वाला यकीनन ये पूछेगा कि क्या मुश्किल है, क्या बात मुश्किल है। तो फिर यकीनन इसके जवाब में ये पूरी बात बतानी होगी, इट इज़ डार्क बट वी शैल ट्रेवल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से जुमले का ये हिस्सा जो है ये कहलाया जाएगा एक डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है या इसको सहारे की ज़रूरत है मेन क्लॉजेस की यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की। तो इस तरह से अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से ये जो मुकम्मल जुमला है ये किस किस्म का जुमला है, इसमें मौजूद हैं दो मेन आइडियाज़ और एक डिपेंडेंट आइडिया, लिहाजा ये कहलाया जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस वीडियो को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मुतालिक बनाई गई वीडियोस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें तफसील से बताया गया है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो मेन आइडियाज़ मौजूद होते हैं, जबकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन आइडिया और एक डिपेंडेंट आइडिया मौजूद होता है। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपने इस वीडियो में देखा कि दो मेन आइडियाज़ और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़ मौजूद हो सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस हैज़ टू मेन आइडियाज़ एंड वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज़, यानी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे मिक्स्ड सेंटेंस भी कहा जा सकता है, इसके अंदर होते हैं दो मेन आइडियाज़ और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़। मेन आइडिया कहते हैं मुकम्मल और पूरी बात को, जबकि डिपेंडेंट आइडिया होता है जो कि एक मुकम्मल या पूरी बात नहीं होती, बल्कि इसे समझने के लिए मेन आइडिया के साथ मिलाकर
سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھی کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ انہیں لکھنے کی مشق جاری رکھیے.